introduction, or will it be okay if I go bilingual, or English will be okay? Yeah, sir, you can go bilingual. Okay, तो सभी को नमस्कार। और आज यहाँ जो दूसरा दिन है हमारा, हम जो जुड़े हैं इस समुदाय केंद्रित आपदा प्रबंधन के प्रोग्राम में। तो इस पहले दिन आपने आपदा के बारे में और हमारा जो संस्थागत ढांचा है आपदा के बारे में, उसके बारे में आपने सुना, जिक्र किया हमारे अरुण वर्मा जी ने। और लोकल जो आपकी संवेदनशीलता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उसके बारे में कल जिक्र हुआ। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो समुदाय के साथ जो स्कीम्स वगैरह चल रही हैं भारत सरकार की, उसके बारे में हम कुछ जिक्र करेंगे। और हमारे पास आधा घंटा है जिसमें हम ये जिक्र करेंगे। So today we are going to discuss about these PRI schemes, the Panchayati Raj schemes that are going on in the country to be dealing with disaster management. Hope my presentation is visible. Yes, sir. So visible. Thank you. तो मैं बाइलिंगुअल थोड़ा सा रहूंगा, जिससे मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी कुछ मैं लोकल के उसमें रहूं, एंड देन आई विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट इन इंग्लिश सो दैट अदर्स हु हैव जॉइन्ड आर आल्सो ऑन एट पार विद एवरीबॉडी। CBDRM we have all discussed क्या होता है। Community based disaster risk management. What is community? We all know a heterogeneous group which has the same knowledge, not the knowledge, but they face the same disasters. As we are talking of disasters, they face the same disasters. They have certain say mindset about the disasters. Since they are heterogeneous, they have different mindsets about perception of disasters and also say responding to disasters. तो वो सारी चीजें समुदाय के उसमें रहती हैं। और चूंकि हम CBDRM की बात कर रहे हैं, तो केंद्र बिंदु जो हमारा पूरे इस आपदा न्यूनीकरण का है वो समुदाय रहेगा। Why we talk about community-based disaster risk management? We talk of community-based disaster risk management because we know that community is the first responder. सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली community, they are the one who are most affected and they are the one who respond at the first instance. आप normally भी अगर बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे घर में अगर कोई परेशानी होती है, तो अगर हम घर के विदिन घर की बात करें, घर के अंदर की बात करें, तो then we see कि our family members are the one to respond. And if you go just outside your house, they are the neighbors who respond. और अगर हम और थोड़ा बढ़ते हैं तो society is what is responding. तो हम ये देखते हैं कि जो neighborhood हमारा है, जो community हमारी है, चाहे वो फैमिली कम्युनिटी हो, चाहे वो नेबरहुड कम्युनिटी हो, चाहे वो सोसाइटी कम्युनिटी हो, वो रिस्पॉन्ड पहले करती है। तो वो अगर रिस्पॉन्ड पहले करती है या वो प्रभावित भी ज्यादा होती है कि भाई हमारे घर में आग लगी तो हमारा पड़ोसी उससे प्रभावित होगा, तो ये सारी चीजें जो हैं देखते हुए विचार ये हुआ सभी जो विज्ञ बैठे थे कि हमारी जितने भी आपदा प्रबंधन से रिलेटेड हम जो काम करते हैं उसमें क्यों ना हम समुदाय की भागीदारी करें. Why should we not involve the community? And then the word came out as CBDRM, and majority of these schemes, majority of the disaster management related activities
became community oriented. बहुत से फायदे होते हैं। फायदे क्या होते हैं? कुछ फायदे मैं यहाँ पे उल्लेखित करना चाहूँगा। आप लोग को लग रहा होगा स्लाइड नहीं बदल रही है, क्योंकि मैं स्लाइड बदल नहीं रहा हूँ, इसलिए स्लाइड नहीं बदल रही है। और कम्युनिटी बेस्ड के फायदे, लोकल टेरेन की नॉलेज होती है। आपका जहाँ प्रभावित हो रहा है आदमी, आप उसके जस्ट बगल में हो, उसके साथ हो, तो रिस्पॉन्स टाइम आपका कम हो जाता है। प्रिपेयर्डनेस की स्कीम अगर आप चला रहे हो तो आप खुद ही उसका ऑडिट कर सकते हो कि ये हमारा रिस्क बढ़ाएगा या कम करेगा। फिर आपकी जितनी योजनाएं आपके पास आती हैं, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, चाहे स्टेट स्कीम हो, वो सारी स्कीम जो है उसमें आप अपनी भागीदारी को देख सकते हैं कि हमारे स्थान के लिए हो रही, तो हम उसकी बात करें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लातूर अर्थक्वेक का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। 1993 में there was Latur earthquake. Latur is a place in Punjab, in Maharashtra. So there was a earthquake in that place wherein more than 5,000, 6,000 people died. And the post-disaster reconstruction and recovery phase, there were n number of organizations who came in and to help. We see, ये तो हम देखते ही हैं कि बाहर से भी बहुत मदद आती है। अगर आपदा ग्रसित कोई जगह होती है तो वहाँ पे बाहर से भी बहुत मदद आती है। So there were a lot of organizations who came forward for helping. And when we say after 6 months or so, when we visited Latur after the earthquake, we saw that entire area wherein the new houses were constructed, the temporary housing were constructed, nobody was residing in that. So we out of curiosity, we talked to many people. They said that, sir, ये तो इस एरिया के हिसाब से बने ही नहीं। So then, and at the same time, just I think few kilometers, not kilometers, but few meters away, we saw that people are willingly going into the houses. So we talked that why you are not going here, why you are going here. So they said that ये महंत साहब ने बनवाया है और उन महंत साहब ने सामान हम लोग को दे दिया, मकान हम लोग ने बनाए। तो the sense of ownership is what comes in when you are making the community as the first community as the prime role player. और आपका जो expenditure है, that no doubt comes down when we are involving the community, because you are involving the local machinery, you are involving the local people, wherein transportation cost reduces. तो ये सब चीजें जो बात करती हैं वो ये इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी आपदा प्रबंधन के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारा समुदाय केंद्रित हो, तो हमारी बहुत सी एक्सपेंडिचर और बहुत सी चीजें हमारी अपने आप सहूलियत से होती चली जाती हैं और एक्सेप्टेंस लेवल भी उस काम का बढ़ता चला जाता है। कम्युनिटी की आज के जमाने की जो बड़ी स्थिति चल रही है वो आपके सामने है। उसके लिए बात हुई थी, इसमें एक वैक्सीनेशन की चीज और जुड़ गई है कि वैक्सीन भी आप लगाते रहें। आप देखेंगे कि इसमें भी समुदाय the community is the prime role player. If we talk of see the changes in the virus is mutating, there are changes in the environment, the first phase, the second phase, now the third phase. What we saw was the second phase was the worst out of the three.
the thing was, what we analyzed was that we were not ready for the lockdown, and after a prolonged lockdown, as soon as there was unlocking, people started moving all along. Few following the COVID protocols and few not following the COVID protocols, and the moment the mutation and the second wave struck, we were all caught unaware, and we fell prey to that thing, and it was the worst phase of coronavirus. So we all know that how important is the community in terms of averting the disaster, in terms of managing the disasters, in terms of preparing for the disaster, and in terms of responding to the disasters. Now, these are the terms which would have been discussed yesterday, so I'm not going into detail of these things. Disaster, that was also what I want to bring in that portion of disaster management is that disaster management itself says that the hazard will become a disaster only if it is beyond the capacity of the community which is affected. So that means, again, when we are talking of disaster, we are talking of the community. So the focus, if we say capacitate the community, that means we can in a way avoid a disaster to happen. Now, this is what has already been discussed. This is where I would rather focus a small little thing, that disaster, we talk of disaster management cycle, and the black line, which is say dividing this entire cycle into two. We see that on the right side of this line, there are activities like search and rescue, rehabilitation, response, recovery, reconstruction, all like that. And on the left side, it is preparedness, mitigation, prevention. Now we see that each and every activity, जो हमारी ये 6-7 activity जो लिखी हुई, इसमें प्रभावित कौन हो रहा है? Who is being affected? It's all if we are prepared, who is affected? Community. If we are not prepared, who is affected? Community. If we are prepared, a positive effect is there, and if we are not prepared, negative impact is there. Search and rescue, who is doing and for whom? Search and rescue, a community, a trained community is doing for a community who is impacted. After that, they'll put them into the relief camp. Who is managing the relief camp? It is the community who is managing the relief camp. When we come to the rehabilitation, it's again a certain set of community who is coming in and rehabilitating with the help of local community. Reconstruction is being there. See, Gujarat earthquake reconstruction was there. It was they introduced an insurance facility in that, wherein a small amount of investment was being taken by each and every, so that ownership sense is there. In terms of preparedness, mitigation, prevention, it's again the community who plays an important part for preventing the disaster. Arun might have shown you the photograph wherein person is running, boulder is falling, person is shouting something. Who is that? कौन है वो? वो भी एक community का part है. तो जब community के part में सब चीज आपकी हो रही है, when everybody is talking about the community, for community based disaster management, Odisha is the best example. OSDMA आया, ODRF आया, ODRAF जो उनका है वो आया, NGO का एक congregation बना, they in fact एक बहुत बड़ा मुहिम चला उड़ीसा में
to involve the community, to involve the NGOs in disaster management. Again, funny cyclone. आप केरला फ्लड में आ जाइए. केरला फ्लड, who was there? It was community who was. चाहे वो कम्युनिटी केरला में बैठी है, चाहे केरला के बाहर बैठी है, everybody was assisting. आप माँ अमृतानंदमयी के कुछ स्टूडेंट्स, आईटी के कुछ स्टूडेंट्स थे, they developed a software जो नीड असेसमेंट कर रहा था, रियल टाइम नीड असेसमेंट जो कर रहा था. तो कौन है वो? That is again an IT community which is doing that. IMD, the science community, they are helping out in predicting basically the path of the cyclone. रेनफॉल आपका रेन गेज वगैरह लगा के रेनफॉल आपकी मेजर होती है. कौन करता है? इट्स अगेन द साइंटिफिक कम्युनिटी व्हिच इज कमिंग इन. कम्युनिटी हमारा जो कंसेप्ट होता है, हमारा जो एक जो हम लोग की किंवदंती है या हम लोग की एक गलत धारणा है कि जैसे ही हम कम्युनिटी की बात करते हैं हम सीधे विलेज की तरफ चले जाते हैं. खाली विलेज ही कम्युनिटी नहीं है, अर्बन कम्युनिटी है, साइंस कम्युनिटी है, आपकी रिस्पांस करने वाली एक कम्युनिटी है, फंक्शनल कम्युनिटीज भी हैं जो फंक्शन कर रही हैं, आपको हेल्प कर रही है. दीज आर ऑल. जो रिलीफ मैनेजमेंट कर रहा है, दैट इज आल्सो अ कम्युनिटी. जो रिलीफ आप तक पहुंचा रहा है, दैट इज आल्सो अ कम्युनिटी. जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज आल्सो अ कम्युनिटी हु इज रिस्पोंडिंग, हु इज हेल्पिंग यू आउट. तो कम्युनिटी डिफरेंट सेट्स की होती है. इट्स नॉट कि आपने कम्युनिटी की बात करी तो हम सीधे विलेज की तरफ पहुंच गए कि भाई गांव ही हमारे कम्युनिटी. नहीं, गांव एक कम्युनिटी है, नो डाउट गांव एक कम्युनिटी है, लेकिन हमको अपना जो आयाम है, जो एक एरिया है, उसको बहुत ब्रॉड रखना पड़ेगा. ये हमारे कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं. यहाँ पे आप बात देखिए, बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस, जो हमारा 2005 से 5 में जो हमारा एक ह्यूगो फ्रेमवर्क है, यहाँ भी हम बात करते हैं नो द रिस्क. कौन करेगा? कम्युनिटी. जो इम्पैक्ट हो रही है उसको नॉलेज होनी चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस होनी चाहिए चीजों की कि क्या एक्टिविटी होगी, क्या हमारे लिए फायदा है, वो होगी. एंड बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू एक्ट. हु इज दैट? It's again they all talk of community, different communities. They all talk of communities. When we talk of SFTRR, and again 2015 to 2030, what it talks. You see the targets, you see the priority areas. What is that? टारगेट mortality कम करनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको इकोनॉमिक लॉस कम करना है, आपकी कोऑपरेशन इंटरनेशनल बढ़ानी है, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी बनानी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम में स्ट्रॉन्ग करना है. टारगेट आपके 7 टारगेट जो हैं, और आपके 4 प्रायोरिटी एरियाज. अंडरस्टैंडिंग रिस्क, अगेन गवर्नेंस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस कम्युनिटी, उसको स्ट्रॉन्ग करना है. फिर जो हमारी एक कॉर्पोरेट कम्युनिटी है और जो बाकी आपकी जो कम्युनिटी हैं, जो एनजीओज हैं या जो सपोर्ट एजेंसीज हैं, इन्वेस्ट करवाना है डीआरआर रिस्क रिडक्शन में, रेजिलियंस बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कराना है. Let them invest. आप as a community क्या इन्वेस्ट कर सकते हो? What you can invest? You can invest your पुरुषार्थ, your strength or your activity that you can do. That is what you can contribute. And those who can contribute financially, let them contribute financially. Let them invest. और आदमी इन्वेस्टमेंट कब करता है? What do you mean by invest? You invest something, 2 तरीके का होता है. एक तो सरकारी माइंडसेट इन्वेस्टमेंट,
कि आपने इन्वेस्ट कर दिया फॉर द वेलफेयर, एंड द सेकंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आपने इन्वेस्ट किया, यू वांट टू गेट समथिंग बैक. तो what gets that? दोनों तरीके के इन्वेस्टमेंट की बात करिए कि वेलफेयर इन्वेस्टमेंट भी है, और एक बार अगर आप कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं तो व्हाट यू गेट बैक, द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, the continuity of activity, the continuity of strength, the continuity of the area, the continuity of the other investments that have been made in the area, that continuum is maintained. So that investment gets you back. और वो सारा mitigation activities में आपने इन्वेस्ट कर दिया, then you also invest in response. तो इंटरनेशनल रेस्पॉन्स से भी आपकी जो तालमेल होनी चाहिए, what we get from the international response is what is there. So that again comes in, helps us out कि हमारे पास ये रहना चाहिए, एनहांस होना चाहिए, हमारा सब चीज रहना चाहिए. SDGs है आपके पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ये क्या बात करते हैं? आप एक एक सस्टेनेबल गोल को लेके देखिए. Everybody talks about the community well-being. Poverty, zero hunger, good health, quality education, gender inequality, clean energy, industry, infrastructure, reduce inequalities, clean water sanitation, sustainable cities and communities. What they talk, they are all oriented towards strengthening the community, capacitating the community, and in turn they all help in mitigating the disasters, actively, efficiently responding to disasters. तो हमारा SDG भी बात वही करता है कम्युनिटी की. तो अब अगर हम बात करें हमारे PM 10 पॉइंट एजेंडा जो उन्होंने SFDRR के बाद यहाँ he gave in the Asian Ministerial Conference in 2016. See, when we analyze all these, risk coverage to all, development must have risk management or mitigation imbibed in that. Women should be made part of this. Technology must be investment in technology. Universities, ये नहीं था तो universities are also being involved in that. Social media आजकल बहुत strong है. We all have a strong social media network. So that positively should be involved in this. Information sharing, positively information. That is there. Building local capacity. See, again, we talk of local capacity. What we talk of local capacity? Everywhere you will find that investment on local capacity is what is stressed. International cooperation, international response, lessons learned, all those things. अब ये सारी चीजें जो बात करती हैं कम्युनिटी के लिए, क्या बात करती हैं? ये हमें मालूम है, कम्युनिटी इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर and affected the most. So all the three talk about the need of community capacity enhancement. And if community is involved, then sustainability of the activity is ensured. So one talks about basic needs, one talks about scientific needs, one talks about other needs. Ivank, I'll come back to you for the question. You have raised hand, I know. I'll come back to you after this session. We talk of last mile connectivity. What we talk about last mile connectivity? Reach out the information to the last person. Reach out to them. Local knowledge, terrain knowledge. Yes, we all talk about this. And what are the schemes that are there? See, we have Indira Awas Yojana, which is going on. What it talks about?
It talks about hazard resistant houses. It talks about development of the area with mitigation imbibed. It talks about utilizing the community in preparation of these Indira Awas Yojanas. Then there is Manrega, food for work. Utilize the funds, get them involved, get them to work. Don't give charity, get them to work. And then Chanakya also said कि किसी को भी ऐसे आप दान मत दीजिए. Let them work. Food for work वहीं से आया था. चाणक्य ने भी कहा था food for work. चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था कि भाई आप ऐसे मत बांटिए. Let them work. जब वो काम करेंगे तो then they'll think that yes, what we are getting is the important. उसकी importance समझेंगे. आप फ्री में देते रहेंगे तो नहीं पहुंच पाएगा समाज. वो माइंडसेट ही नहीं आ पाएगा. So that is there. ग्राम सड़क योजना. They also talk of safe road network. सामान पहुंच जाएगा. The activity, the identity, the accessibility to that village will be there. And the moment accessibility is there, the development process starts. Rural health mission. आजकल जो आयुष्मान भारत है, आजकल जो ये सब जो चले हैं, स्वच्छ भारत मिशन है, आपका आयुष्मान भारत है. क्या है ये? किसान मित्र योजना है, किसान बीमा योजना है, फसल बीमा योजना है. What are all these? These are all community based, community oriented schemes that are there. और सब बात कर रहा है to strengthen the capacity of the community. Some of the other schemes which are going on: National Food, Sustainable Agriculture, Kisan Credit Card. We are all talking about the strength. We are not demeaning the community. That is the foremost thing. Don't demean the community. कि आपके पास नहीं है, हम आपको दे रहे हैं. No. You have to enhance their capacity. They all have one or the other capacity. The only thing is you have to disseminate that capacity to others, utilize that capacity for the others, and enhance that capacity so that strength grows. There are a few other things. Gram Swaraj Yojana, Central Finance Commission, Panchayat, they all repository things are there. These are e-governance initiatives by the Panchayati Raj, Government of India, Panchayati Raj schemes. E-governance. In today's time, and the stress is more on digital governance. So these are all part of digital governance. Training, directory, information sharing through this, all this are there. So these are all the e-governance initiatives of Ministry of Panchayati Raj. The awards, incentives are being given. So that are all much more important things which are there. Incentivization is very much necessary. Because one who does the work, appreciation is what is required. Just patting at the back also matters most for some people. These are the campaigns that are being run by Ministry of Panchayati Raj. Vibrant Gram Sabha, why? That is again participatory. The crux of CBDRM is participatory and make the citizen as the prime soul of that activity. वो आपका जरूरी है.
So thank you very much. Ivank, you had a question. Should we take the question right now or after the Dr. Sushma's session? So we can take it in the last. Okay, no problem. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for enlightening your words. Now I would like to invite Dr. Sushma Guleria, Assistant Professor in NIDM. She is going to talk about the most vulnerable group and their need during disasters. She is a PhD in disaster management and B.Ed. She has been associated with this institute since 2006. Earlier, she worked on World Bank project on school environment education in India with the Ministry of Environment and Forest, Government of India. She is also the recipient of the World Bank Younger Researchers Grant Award for Disaster Risk Reduction for the year 2005 to 2006. Currently looks after the current Center for Climate Resilience and Environment and Center for Water and Land DRR. Over to you, ma'am. Thank you so much. Hi, good morning. Shekhar ji, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, good morning, Arun. Good morning to all the participants. Just give me a second. I'll just share the screen. Are the slides visible? Is this particular slide okay? Yes, yes, ma'am. Visible. Okay, good. So warm good morning to all the participants. आज आपका second day है, and we'll just go through this particular topic जो कि जब हम disaster management में बात करते हैं तो बहुत relevance and importance रखती है. A lot of times it so happens that हमारे बहुत सारे actions जो होते हैं disaster management field में उनमें हम कई बार not that we are insensitive but maybe हम लोग थोड़ा सा ignorant होते हैं about the needs of the vulnerable groups. तो हम हमारे बहुत सारे activities या जो हम even projects design करते हैं disaster management में उनमें हम फिर बहुत इस तरीके के groups को integrate करके सोच के design करना हमसे रह जाता है, वहाँ पे एक चूक रह जाती है. You miss out on that. And to cater to that need, perhaps ये important है समझना कि vulnerable groups कौन-कौन से होते हैं और उनकी किन type की needs निकल के आते हैं. So generally हम कहते हैं कि by and large you look at the society, humans हम ऐसे बोलते हैं. So उसमें से कुछ ऐसे लोग जिनके otherwise भी कुछ special needs हो सकते हैं in terms of mobility, movement, in terms of जैसे हम कहते हैं कि किसी को कोई बहुत बीमार है तो वो डिपेंडेंट है, टेम्पररी है बट डिपेंडेंट है, तो वो भी टेम्पररी ही सही बट वल्नरेबल स्टेट में होता है. और जब ऐसे लोग डिजास्टर्स को फेस करते हैं या एक कम्युनिटी एट लार्ज व्हेन इट एक्सपीरियंसेस अ डिजास्टर, तो उसमें इन ग्रुप्स का नीड और ज्यादा निकल के आता है ना. एंड such people who themselves cannot comfortably take care of them on their own, चाहे वो सेफ एक्सेस हो, चाहे वो कोई और रिसोर्सेज को एक्सेस करना हो, या अपने आप को प्रिपेयर्डनेस में या रिलीफ रिकवरी में अपने आप से कैपेसिटी उनकी नहीं होती है मैनेज कर पाना, हम उनको कहते हैं ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं. राइट नाउ देयर आर वेरी मेनी कैटेगरीज जब हम वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करते हैं, और इसमें से 3-4 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके बाय एंड लार्ज हमें एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए. Especially when we say that we have elders, we have very small kids, toddlers हो सकते हैं, या even 0 to 5 का जो age group होता है हम उनको भी vulnerable मानते हैं. हम ये मानते हैं कि वो अपने आप में बच्चे सक्षम नहीं होते, वो dependent भी होते हैं, उनको guidance भी चाहिए और उनको एक support भी चाहिए. उसी तरीके से हम differentiate करते हैं men and females में, male females में, और हम ये मानते हैं कि because biologically females में strength कम होती है तो female को हम इसलिए वल्नरेबल ग्रुप में रखते हैं. उसी तरीके से डिफरेंशियली एबल्ड है, और पैंडेमिक्स में और भी निकल के आया था कि हमारे जो मजदूर वर्ग थे, हमारे जो लेबर कम्युनिटी थी, हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनके भी बहुत सारे स्पेशल नीड्स इन टर्म्स ऑफ
रिलीफ के टाइम पे, या इन टर्म्स ऑफ व्हेन दे वांटेड टू गो बैक टू देयर हाउसेस, टू देयर होम टाउन्स, टू देयर विलेजेस, तो बहुत सारे उनके कंसर्न्स एज फैमिलीज निकल के आ रहे थे। तो वो भी एक वल्नरेबल ग्रुप्स हो सकता है। नो दे मे वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, जरूरी नहीं है कि हर डिजास्टर में हर तरीके के ग्रुप्स इम्पैक्ट हो, बट अगर सेंसिटिविटी इन सबके लिहाज से हम रखेंगे तो हम बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स जो थे, जिनको हम अदरवाइज अपनी कैपेसिटी या क्षमता मानते हैं, वी लुक एट देम एज वी थिंक दैट कि हमें जब इमरजेंसी होगी या जब कोई उस तरीके की नीड होगी तो दे आर गोइंग टू बी आवर सपोर्ट सिस्टम। बट पैंडेमिक्स का जब फर्स्ट लॉकडाउन सीजन था, तब भी बहुत सारे अक्रॉस द ग्लोब डेथ्स हुए हैं डॉक्टर्स के, पैरामेडिक, सपोर्ट स्टाफ्स के, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, बिकॉज उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहा पेशेंट्स के साथ, कोरोना वायरस के साथ। एंड उस समय पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुरू में इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा था, धीरे धीरे उस तरीके से सक्षमता बढ़ाई गई। सो फ्रंट लाइन वर्कर्स या इवन अदरवाइज हमारे और भी जिनको हम कहते हैं कि ये हमारी कैपेसिटीज हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, मैन पावर रिसोर्सेज हैं, तो उनको हम वल्नरेबल मान के चलते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि उनका जॉब ऐसा है, तो वो उनका डायरेक्ट एक एक्सपोजर रहता है हजार्ड्स के प्रति या रिस्क के प्रति, तो उनको भी हम मान के चलते हैं कि ये थोड़ा वल्नरेबल है, एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली दे टर्न आउट टू बी आवर सपोर्ट सिस्टम। ओके, नाउ एक एक बार अगर हम ये कैटेगरीज डिटेल में देखें तो हाउ वुमेन, चिल्ड्रन, एज्ड या डिसेबल्ड ये अलग अलग वल्नरेबल्स हो जाते हैं, तो उसको जस्ट एक एक बार देख लेते हैं। जब कोई डिजास्टर या आपदा होती है तो इम्पैक्ट जो होता है, उसका जो दुष्प्रभाव होता है, वो मेन पे, वुमेन पे या दूसरे जो वर्ग हैं उन पे अलग अलग तरीके से पड़ता है। अगर आप वुमेन को देखें इन कंपैरिजन टू मेन, तो एक तो मैंने जैसे पहले बताया कि बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ उनमें कम होती है। सेकेंडली, अगर हम सोसाइटी को अदरवाइज भी देखें तो बहुत चीजों में वुमेन जो होती है वो मेन के कंपैरिजन में थोड़ा सा उनका लेवल्स नीचे रहता है, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बोल लीजिए, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन लेवल्स बोल लीजिए, इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके की जॉब्स वो करती हैं, या जिस तरीके का प्रोफाइलिंग उनका होता है, उन पे डुअल बर्डन्स भी होते हैं, है ना, वो घर भी संभालते हैं, काम भी संभालते हैं, तो अदरवाइज भी बाय एंड लार्ज उन पे एक कंपैरेटिवली प्रेशर रहता है, मेन पे भी रहता है एज the responsible one of the family, as the bread earner of the family, तो उनके प्रेशर्स अलग होते हैं, फीमेल्स के थोड़े अलग होते हैं। और जब डिजास्टर्स हो जाते हैं तो ये जो वुमेन के नीड्स होते हैं वो इम्पैक्ट की वजह से वो और अलग से उभर के आते हैं। तो मे बी उनको अपना दिनचर्या चलाने के लिए फैसिलिटीज अब उतनी नहीं मिल पाएंगी, अपना घर बार मेंटेन करके चलने के लिए एक बड़ा डिजास्टर उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो उस वजह से वल्नरेबिलिटी बढ़ती है, या उनपे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मल्टीफोल्ड हो सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे टाइम्स उनके अगर हस्बैंड्स की डेथ हो जाए या घर में बड़े बुजुर्ग, तो उनपे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डुअल हो जाती हैं। बहुत सारे घर फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स कहलाते हैं। बिहार में बाढ़ के बाद ऐसे बहुत फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स निकल के आते हैं जहां महिलाओं को संभालना पड़ता है। दिस होल्ड्स ट्रू इन अ लॉट ऑफ केसेस फॉर मेन ऑल्सो, एंड मेन पे भी उसका डिफरेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि फीमेल्स को तो बाय एंड लार्ज फिर भी घर चलाना, या क्योंकि वो पहले से घर के रूटीन को समझते हैं, चाहे घर के काम करना उन्हें आता है, तो उनके लिए इजी होता है, इवन इट मींस बच्चों की देख रेख। बट अगर सडनली ये बर्डन मेन पे आ जाएगा और उनको अपनी वाइफ का भी रोल प्ले करना पड़ता है, तो उनके लिए वो एक अलग दिक्कत है और अलग लेवल का एक इम्पैक्ट है और प्रेशर है। सो बट क्योंकि बहुत सारी जगहों पे फीमेल्स की डिसीजन मेकिंग नहीं रहती है, वो डिसीजन वाली पावर में नहीं होते हैं, तो बहुत बार उसका इम्पैक्ट रहता है। सुनामी के बाद ये देखा गया था कि जब अर्ली वार्निंग इशू हुआ, दैट सुनामी हैज अकर्ड एंड पीपल वेर आस्क्ड टू इवैक्यूएट होम्स फ्रॉम द तमिलनाडु कोस्टल एरियाज, तो बहुत सारी जो फीमेल्स थी उनके हस्बैंड्स फिशरमैन थे, तो वो लोग क्योंकि फिशिंग करने गए हुए थे, तो दे वर वेटिंग फॉर देयर हस्बैंड्स टू कम बैक एंड टेक अ डिसीजन फॉर द फैमिली कि हमें घर खाली करना है, छोड़ के जाना है कि क्या करना है। तो अगर आपका डिसीजन मेकिंग पुअर रहा है, आप हमेशा से डिपेंडेंट रहे हैं, मैं पुअर नहीं कहूंगी, डिपेंडेंट रहते हो डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड सडनली अगर आप पे बर्डन आता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने का, तो वो इतना इजीली आप डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ नहीं अपनी बढ़ा पाते हैं ना। इट टेक्स टाइम, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारा एक्सपोजर चाहिए बाहर की दुनिया का, तो उस वजह से वो थोड़ी ज्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं।
रिलीफ कैंप्स के हिसाब से लिहाज से देखेंगे, देन सैनिटेशन फैसिलिटीज उनके कंसर्न में बहुत बड़ा मुद्दा है, उनका यंग गर्ल्स की सेफ्टी इश्यूज, प्राइवेसी का मुद्दा, क्लेनलीनेस, हाइजीन, टॉयलेट फैसिलिटीज, कई बार बहुत ओपन टॉयलेट्स टेम्पररी बना दिए जाते हैं तो उनको एक्सेस कर पाना या यूज कर पाना फीमेल्स के लिए बहुत दिक्कत होती है. सो दैट मेक्स देम मोर वल्नरेबल. या अगर महिलाओं में कुछ प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फीडिंग मदर्स हैं रिलीफ कैंप्स में, तो उनके लिए भी एक कंसर्न एडिशनल रहता है. बहुत जगहों पे कल्चरल बिलीफ्स की वजह से रेस्ट्रिक्शन होती है या मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड होती है. आपने बाहर की दुनिया देखी नहीं, आप बाहर कभी गए नहीं, तो आपको सडनली स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करना, मदद के लिए आगे बढ़ना, वो सब फीमेल्स के लिए फिर एक दिक्कत वाला इशू हो जाता है. बहुत सारे जगहों पे ये भी आया था, जैसे उत्तराखंड में सुनामी के बाद एग्जाम्पल्स निकल के आए थे जहाँ पे जो घर के मेन थे उन्होंने घर का कारोबार या बिजनेस चलाने के लिए लोन्स ले रखे थे एंड देन दे लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग दीज डिजास्टर्स. तो वो लोन्स वगैरह का बर्डन या बिजनेस की रिकवरी या बिजनेस आगे चलाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फिर घर की महिलाओं पे चला गया, विच इज अ डिफिकल्टी फॉर देम. मे बी उनको वो बिजनेस सेंस नहीं है या इतना सारा लोन रीपे कर पाना, एक इनकम opportunities ज्यादा नहीं है, तो that makes the impact very difficult on them. Reproductive health के लिहाज से females की needs और vulnerability बढ़ जाते हैं because एक तो health hygiene बहुत बड़ा concern होता है एंड आप ज्यादातर देखेंगे कि जो फैमिली प्लानिंग की जाती है तो इट्स द फीमेल्स हु गो फॉर सच ऑप्शंस एंड many disasters have proven that बहुत सारे couples जो हैं उनके they lost their children in disasters. सुनामी के बाद तो ये बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया था क्योंकि when the parents they lost their children, they wanted to again raise a family, have children, more children, but because या तो वो जो उनकी wives थी वो एक certain age group को cross कर गई थी जहाँ again it is difficult to have bear children, या फैमिली प्लानिंग किया हुआ है तो वो फिर उस वजह से शायद वो हेल्थ वाइज उनको they were not in a position to go in for that. तो बहुत सारी महिलाओं को उनके हस्बैंड्स ने अबैंडन भी कर दिया था, they went in for second marriages because उनको लगा कि अब we want a family and दूसरे यंगर गर्ल्स की तरफ, या बहुत सारे यंग गर्ल्स जो थे उन के साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत सारा फंडिंग मिला, सपोर्ट सिस्टम मिला, सो दे वर ल्योर्ड इनटू मैरिजेस एंड देन दे वर चीटेड एंड उनका पैसा वगैरह लेके भी कई बार बहुत सारे मेन चले गए. तो इस तरीके से ये रीजंस की वजह से डिफरेंट एज ग्रुप में जो वुमेन होती हैं वो फिर उनकी वल्नरेबिलिटीज बढ़ जाती है और उस हिसाब से उनके जो इम्पैक्ट्स उन पे पड़ता है वो अलग होते हैं. डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू है. पैंडेमिक के बाद भी ये बहुत निकल के आया था कि 3 times जो घरों में इस तरीके का वायलेंस होता है वो बढ़ गया बिकॉज स्ट्रेस बढ़ गया, बहुत सारे मेल्स के जॉब्स छूट गए, नौकरियां नहीं है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एडेड बर्डन है, फिर फैमिली में अगर कोई पेशेंट हो गया तो मेडिकल कंसर्न्स बढ़ गए. तो इस तरीके की कंसर्न से डोमेस्टिक वायलेंस में भी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज रहा है. सो दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन फीमेल्स अगेन. ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसमें यंग गर्ल्स बहुत वल्नरेबल होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए. उत्तराखंड के बाद, फ्लडिंग के सीजन्स के बाद बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स, वो चाहे वो फ्लैश ट्रेड के लिए हो, चाहे वो लेबर के लिए हो, वो अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स या डोमेस्टिक हेल्प सपोर्ट सिस्टम के लिहाज से उनको बहुत ज्यादा ल्योर किया जाता है, शहरों में नौकरी दिलाने का दावा किया जाता है, देन दे are exploited in different ways. So trafficking concern जो है वो भी exponentially थोड़ा increase हो जाता है जब एक आपदा आती है. या डैमेज एंड लॉस में अगर आप बहुत सारा नुकसान घर बार का देखते हो तो उनपे बहुत सारे बर्डन्स आते हैं. सोशल इश्यूज में जैसे हम बात करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, आपको आपका घर छोड़ के, आपकी कम्युनिटी छोड़ के दूसरी कम्युनिटी में सेटल होना है तो उसका इम्पैक्ट फीमेल्स पे, मेल्स पे अलग पड़ेगा क्योंकि जॉब्स आपकी पुरानी जगह पे छूट गए, नई जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, या अनएम्प्लॉयमेंट इन इटसेल्फ इज अ कंसर्न जो कि मेन को अलग प्रभाव करता है. अगर फीमेल्स छोटे छोटे जॉब्स भी लेते हैं तो उनको अलग इम्पैक्ट करता है. जब लॉकडाउन था तो what generally used to happen, बहुत सारे लेबर कम्युनिटीज या माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं वो गांव देहात से शहरों की ओर आते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, करेक्ट. तो जब लॉकडाउन लगा तो यहाँ पे काम नहीं था शहरों में, तो ये सारे मजदूर जो थे दे वांटेड टू गो बैक टू देयर होम्स. नाउ व्हाट हैपेंड वाज, जब तक ये शहरों में काम कर रहे थे
तो गांव के बहुत सारे छोटे मोटे जॉब्स या ऑड जॉब्स जो होते हैं जिनमें बहुत स्किल नहीं चाहिए, वो छोटे मोटे इस तरीके के इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम होता है वो महिलाएं काम कर रही थी। तो अब जब ये माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपने गांव में चले गए तो इन लोगों ने वापस जाके वो जॉब्स पकड़ लिए, तो बहुत सारे इस तरीके से जो महिलाएं हैं उनके जॉब्स छूट गए। और इनफॉर्मल सेक्टर में, गारमेंट फैक्ट्रीज में ऐसी इस तरीके के जो है वो ऑलमोस्ट 60% जो काम होता है वो ज्यादातर महिलाएं करती हैं, जो कि बहुत अकाउंटेड वर्क नहीं होता है ना, छोटे छोटे जॉब्स होते हैं, ऑड जॉब्स होते हैं। तो उनपे उस लेवल का एक डिजास्टर से इम्पैक्ट पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स फिर मल्टीफोल्ड जाते हैं। जैसे मैंने बताया, मैरिटल स्टेटस अगर बदल जाता है, अगर आप विडो हो जाती हैं तो आप पे इम्पैक्ट अलग है, अगर आप विडोअर हो जाते हो, आपकी वाइफ की डेथ हुई है तो आप पे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर अलग आएगा, अगर आप सिंगल पेरेंट अब आपको अपनी फैमिली चलानी है तो उसका इम्पैक्ट अलग रहता है। उसी तरीके से जो छोटे बच्चे हैं उनका अगर मान लीजिए वो अनाथ हो गए हैं तो देन कंप्लीटली एक आपके सर से एक जो प्रोटेक्शन है, आपका जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है वो निकल जाता है। सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो पूरा आपका जो एक कम्युनिटी का फैब्रिक होता है वो पूरा डिस्टर्ब होता है। एंड दैट इज वाई हम ये मानते हैं कि क्योंकि फीमेल्स पे मेल के कंपैरिजन में ज्यादा इम्पैक्ट है तो जेंडर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हम ये कहते हैं कि अगर आप एक कहावत है ये बोल कि वुमेन को अगर आप एक फिश देंगे तो वो एक दिन के लिए घर पे खाना पकाएगी, बट अगर आप उसको फिश पकड़ना सिखा देंगे तो शायद वो पूरी जिंदगी भर के लिए अपनी फैमिली को फीड कर सकती है या उनकी नीड्स देख सकती है। और इसीलिए हम इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में गोल नंबर SDG 5 जो है वो स्पेसिफिकली इक्वालिटी की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है कि लड़कियों को पढ़ाइए, बढ़ाइए, उनको भी स्किल सेट दीजिए ताकि वो अपने आप में थोड़े सक्षम हो जाएं। एंड सोसाइटी में अगर इस तरीके की कोई हार्डशिप्स आती हैं सो दे आर एबल टू सस्टेन एंड मैनेज बेटर, राइट ना। उसी तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे इम्पैक्ट अलग होता है। हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी बार ये देखा गया है कि अगर घर में ऐसी कोई आपदा वाली सिचुएशन है, लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट है, मतलब अगर इनकम नहीं जनरेट हो पा रही है तो डेफिनेटली सीधा इम्पैक्ट पड़ता है आपके खान पान पे, है ना, आपका जो खाने पीने का स्टाइल है। लेकिन उससे अगर घर में बहुत छोटे बच्चे जिनको एडिशनल न्यूट्रिशन चाहिए या बहुत न्यूट्रिशनल खाना चाहिए और वो अगर कमी की तरफ चला जाएगा तो बच्चों में मैलनरिशमेंट होती है और उनमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। और हम ये मानते हैं कि जो बहुत टॉडलर्स हैं 0 to 5-7 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है उसमें बच्चे का खान पान जितना अच्छा रहता है, बच्चा उतना हेल्दी, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए वो बहुत जरूरी है। एंड दिस इज वन रीजन कि हमारे देश में अभी भी ऑलमोस्ट 48% बच्चे जो हैं वो मैलनरिश कैटेगरी में आते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज का तो और एक लेवल हाई इम्पैक्ट है क्योंकि उन तक बहुत बड़ी रिसोर्सेस पहुंचना या उनकी अवेयरनेस या वो इस लेवल की है ही नहीं, तो उनपे भी इम्पैक्ट अलग रहता है। और बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन, स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ, छोटी हाइट रहना या वेस्टिंग, बहुत लीन बच्चे, बहुत जो दुबले बच्चे होते हैं, वो सब इंडिकेशंस हैं कि बच्चों की हेल्थ पैरामीटर्स में दे आर नॉट फिट चिल्ड्रन। साइकोलॉजिकली बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है। बड़े जो होते हैं वो धीरे धीरे फिर भी उस इम्पैक्ट से बाहर आते हैं। मान लीजिए आप अगर एक नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर योर फादर इज हैविंग अ ट्रांसफरेबल जॉब एंड अगर बच्चे को स्कूल चेंज करना है तो बच्चा कुछ दिन तक सहमा रहता है, गुमसुम रहता है, बिकॉज वो अपने पुराने अच्छे दोस्त छोड़ के एक नई जगह में जाना है, तो बच्चों पे थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट रहता है, राइट। फिर वो धीरे धीरे दे ऑल्सो ऑब्वियसली रिकवर बट इट टेक्स मोर टाइम। तो साइकोलॉजिकली अगर ऐसी सिचुएशंस हैं, डिजास्टर्स हो गए हैं तो बच्चों पे उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा। अगर वो पेरेंट्स में से एक पेरेंट को लूज कर रहे हैं तो बच्चे पे एक अलग से उसका प्रभाव रहता है। या वो डिसफंक्शनल फैमिली से ही बिलोंग करता है, अगर बच्चा ब्रोकन फैमिली से आता है, डिवोर्स्ड है पेरेंट्स, तो हमेशा एक स्ट्रेस या वो चीज बच्चों पे रहती है। तो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट बच्चों पे रहता है। एजुकेशन, the very very important aspect जो पैंडेमिक्स में भी बहुत निकल के आया था, एजुकेशन सेक्टर इन इटसेल्फ वाज सिवियरली इम्पैक्टेड क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स के बच्चे थे, आपके प्रोडक्टिव ईयर्स में एंटर कर रहे हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में एंटर करना है, स्कूल से ट्रांजिशन मोर फेज वाले बच्चे रहे हैं और सडनली एजुकेशन को पूरा एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए था क्योंकि ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कन्वर्ट करना था। तो ऑनलाइन मोड को समझना
ऑनलाइन मोड का एक्सेस होना भी बहुत बच्चों के लिए डिफिकल्टी थी। पेरी अर्बन, रूरल एरियाज में स्मार्टफोन्स, एंड्रॉइड फोन्स, इंटरनेट कनेक्टिविटीज का लैक, वो सब खामियों की वजह से अलग अलग एरियाज में अलग अलग बच्चों पे एजुकेशन पे काफी इम्पैक्ट रहता है। चाइल्ड एडॉप्शन एक बहुत बड़ा कंसर्न बच्चों में आता है। इजीली नई फैमिली में एडजस्ट होना पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, यू रियली डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली यू विल एंटर इनटू, है ना, वो लोग किस तरीके से अपब्रिंगिंग दे, या कई बार एडॉप्शन में भी एक्सप्लॉयटेशन के बहुत सारे क्राइम रिकॉर्ड्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, सो दैट बिकम्स अ कंसर्न। सिमिलरली चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर, ये भी मल्टीफोल्ड बढ़ता है। बिहार में ऐसा माना जाता है कि एनुअली जब बाढ़ आती है तो उसके बाद एवरेज 2 से 2,500 बच्चे मिसिंग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, चाहे वो चाइल्ड लेबर के पर्पज से हो, उनको ट्रैफिकिंग किया जाता है, या बहुत छोटे बच्चों को किडनैप करके दे आर सोल्ड आउट टू डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो टू पेरेंट्स, जो लोग फॉस्टर पेरेंट्स जो होते हैं, जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं थ्रू इलीगल मीन्स, ये सारा भी चलता है। तो छोटे बच्चों पे इसका बहुत इम्पैक्ट रहता है। लाइक आई सेड, अगर ब्रोकन फैमिली है तो फैमिली इश्यूज की वजह से भी बच्चों पे रहेगा, या बच्चे अगर आप पूरी फैमिली डिस्प्लेस हो रही है, माइग्रेट कर रही है, तो द चाइल्ड में हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट। लाइकवाइज जो एज्ड पॉपुलेशन होती है ना, वल्नरेबल होते हैं डिफरेंट तरीके से। फिजिकल इम्पेयरमेंट है, अगर आपको सुनने में दिक्कत है, अगर आपको बोलने में इम्पेयरमेंट है, विजन इश्यूज हैं, या एक नेचुरल एजिंग भी होता है। तो जैसे जैसे नेचुरल एजिंग होती है, आपका बॉडी बैलेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, आप बहुत अच्छे से आपकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती, मोटर स्ट्रेंथ, आपकी जो एजिलिटी है उस पर इम्पैक्ट रहता है, या आपको हियरिंग है, डिटीरियरेशन इन विजन है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये फिर एज्ड पॉपुलेशन जो है, या मेडिकल इश्यूज बढ़ने लग जाते हैं तो आप मेडिकली भी अनफिट रहते हैं, तो एज्ड पॉपुलेशन इस तरीके से ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। या कई बारी बुजुर्गों को डिसोन कर दिया जाता है एज के साथ, या वो उनका जो सोशल सपोर्ट है वो कम हो जाता है, या बच्चे कहीं और रहने लग जाएं एंड सिर्फ माता पिता बुजुर्ग कहीं और रहे, तो वो उनका एक सपोर्ट सिस्टम कम होने से भी उनपे इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, या कई बार वो अकेले रह रहे हैं बुजुर्ग, और वन ऑफ द स्पाउसेस इज नो मोर, वो उनकी डेथ हो जाए, तो बुजुर्गों में ऐसे अकेले रहना इज इवन वेरी डिफिकल्ट। या कई बारी आपने अपनी जो अर्निंग की होती है, जमा पूंजी, आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे, बच्चों की सेटलमेंट्स पे लगा देते हैं, फाइनेंशियली जो आपका एक सपोर्ट होगा, एक कुशन जो हम बोलते हैं, वो नहीं रह जाता, या आपने बहुत सारा इंश्योरेंस नहीं लिया, या आपके पास एक फिक्स्ड इनकम नहीं है, डेफिनेटली एज के बाद एक आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिलती नहीं है, तो ये सोशली ऐसे बुजुर्गों को बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। एंड लाइकवाइज सिमिलर कंसर्न्स जो होते हैं वो हमारे डिफरेंशियली एबल्ड के भी होते हैं। अगर विजुअली इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या फिजिकल स्किल, मतलब आपकी मोबिलिटी में अगर कोई किसी को दिक्कत है, या मेंटली भी अगर डिफरेंशियली एबल्ड है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी ग्रास्पिंग, वो सब कंपैरेटिवली बहुत कम है। सो दे आर in a way much more dependent on the support systems, and ऐसे लोग by and large भी उनको additional support चाहिए, अगर वो सोसाइटी में एस्टैब्लिश होना, अगर उनको पढ़ाई भी करनी है तो उनकी पढ़ाई के सलीके अलग होते हैं, उनके स्कूल्स अलग होते हैं, उनको उनके डे बोर्डिंग्स जो होते हैं, स्पेशली जो मेंटली डिफरेंशियली एबल्ड है, उनके लिए तो बहुत चैलेंजेस हैं, बिकॉज देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर ब्रेन इज लेस डेवलप्ड, है ना, तो कंसर्न्स बढ़ते हैं। और फिर यही लोग जब इमरजेंसीज होंगी तो उनके कंसर्न्स मल्टीफोल्ड हो जाते हैं, वो और डिपेंडेंसी बढ़ती है, सो दैट मेक्स देम इवन मोर वल्नरेबल। क्या कर सकते हैं हम? जो हमारे वार्निंग अलर्ट मैसेजेस होते हैं, डिजाइन्स होते हैं, वो हम सिंपल रखें, ताकि डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप के लोग, कैटेगरीज या कम्युनिटीज जो हैं, वो बहुत अच्छे से इन चीज को समझ पाए। उसी तरीके से जब हम इवैक्यूएशन को मतलब स्ट्रैटेजाइज करते हैं, तो उसमें सर्विसेज डिलीवरी या लोगों की जो इवैक्यूएशन मोड्स हैं, उसमें कंसिडर करके चलना है कि हमारे बीच बहुत अलग अलग वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, तो उनकी टेक केयर कैसे होगी। एंड स्पेशली जब हेल्थ केयर एक्सेस की बात आती है, तो कोमॉर्बिड पेशेंट्स का मल्टीपल टाइम्स बढ़ता है। कोमॉर्बिड पेशेंट माने जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, जिनकी कोई मेजर सर्जरी हुई है, कैंसर पेशेंट्स हैं जो कंटिन्यूस एक ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है, या एस्थमेटिक है, डायबिटिक है, इंसुलिन लेते हैं, तो ये अदरवाइज मेडिकली अनफिट है। और अगर डिजास्टर्स हो जाएंगे तो इनकी जो वल्नरेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वो और बढ़ जाती है। तो इसलिए जब हेल्थ केयर एक्सेस की बात आती है, या हेल्थ के लिहाज से सपोर्ट सिस्टम, या आप कुछ प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो आफ्टर अ डिजास्टर, तो इस तरीके के कोमॉर्बिड पेशेंट्स को, या कम्युनिटी के बीच में जो हमारी
एज्ड पॉपुलेशन है या डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरी है, उनका स्पेशल मेन स्ट्रीमिंग हेल्थ केयर सपोर्ट में ज्यादा जरूरी है। लाइकवाइज इवन एड डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि हो सकता है कई बार इग्नोरेंस की वजह से या क्योंकि इन लोगों का एक्सेस लिमिटेड होता है, तो कई बार ये लोग सही जगहों पे नहीं पहुंच पाते जहां पे रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो यू एज ऑर्गेनाइजर्स, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज द रिलीफ प्रोवाइडर्स या हेल्थ, आप जो ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज में भी इन्वॉल्व हैं, बी सेंसिटिव कि हमारे कम्युनिटी को एक ही नजर से नहीं देखना है, पूरी कम्युनिटी को, और उनके बीच में जो अलग अलग वल्नरेबल ग्रुप्स होंगे, हो सकता है उनके खाने पीने के नीड्स, उनके स्पेशल नीड्स वेरी करें, तो उस हिसाब से आपने एक्सेस या अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है, प्री डिजास्टर सिनेरियो में हम ऐसा बोलते हैं कि जब भी हम प्लान्स बनाते हैं, हम लोकल लेवल्स पे प्लानिंग बनाते हैं, हम विलेज प्लान्स बनाते हैं या ब्लॉक लेवल प्लान्स बनाते हैं या इवन डिस्ट्रिक्ट प्लान्स बनाते हैं, तो उनमें वल्नरेबल ग्रुप्स की एड्रेस इन द सेंस उनकी इन्वेंट्री होनी चाहिए कि हमारे एरिया में किस किस टाइप की वल्नरेबल पॉपुलेशन एक गिवन पॉइंट पे है। आज की डेट में कितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, कितनी फीडिंग मदर्स हैं, डिफरेंशियली एबल्ड कितना नंबर है, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स उसमें से कितने, उस तरीके से। तो अगर आपके पास वो इन्वेंट्री अच्छी होगी, वल्नरेबल ग्रुप्स की समझ अच्छी होगी, तो जब आप अपना इस तरीके के डिजाइनिंग करेंगे, वार्निंग मैसेजेस या मोबिलिटी इवैक्यूएशन प्लान्स या हेल्थ केयर फैसिलिटीज का या एड का जो भी प्लान में बनाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से फिर वो स्ट्रैटेजीज डिजाइन कर सकते हैं। हर घर तक इमरजेंसी किट्स का इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे आपने घर के जो वल्नरेबल मेंबर्स हैं उनके हिसाब से आपने डिजाइन करना है कि हमारे घर में कोमॉर्बिड पेशेंट है, इनको अस्थमा है और इनको एक ब्रीदिंग पंप की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम में, किट में वो फैसिलिटी होनी ही चाहिए। या बहुत छोटा बच्चा है तो उसका जो फूड है, बेबी फूड आइटम है, वो अलग होता है, तो थोड़े टाइम के लिए उसे रखें। वो टाइम टू टाइम बदलता है, जो हम ये किट्स बार बार चेंज करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो घर की क्या कॉम्पोजिशन है, उस हिसाब से आपने अपने घर के वल्नरेबल मेंबर्स के लिहाज से वो डेफिनेटली एडिशनल चीजें रखनी है। ठीक है, पर्सनल प्रिपेयरनेस में हम जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल फैमिली लेवल पे जब प्रिपेयरनेस की बात होती है, तो जिनके भी स्पेशल नीड्स है उनको एड्रेस करना। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के लिहाज से हम मान के चलते हैं कि बाय एंड लार्ज कम्युनिटी पे, ओवरऑल कम्युनिटी पे अगर कोई डिजास्टर होता है तो सब पे इस तरीके का, ये जो स्लाइड में पॉइंटर्स हैं, इस तरीके का इम्पैक्ट आएगा। लोगों में डर होगा, घबराहट होगी, चिंता होगी, फ्यूचर की अनसेफ्टी, अनसिक्योरिटी की चिंताएं रहती हैं, अपने और अपने परिजनों की सेफ्टी सिक्योरिटी की एक घबराहट रहती है या डर बना रहता है, कैसे होगा, या दोबारा से ऐसा तो फिर नहीं हो जाएगा, या अगर हमने अभी एक फैमिली इमरजेंसी देखी तो ऐसा तो नहीं है कि फिर से ऐसी सिचुएशन दोबारा हो जाए, वो घबराहट या चिंता रहना। कई बारी बहुत लोग बिल्कुल सोशली विड्रॉ कर जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कुछ लोग आउटबर्स्ट निकलता है उनका, वो बहुत ज्यादा रोना या बहुत जल्दी जल्दी रोना, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं वो लोग उस तरीके से। या जैसे विड्रॉल सिम्टम्स है, वैसे कई लोग बिल्कुल उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, आपके स्लीप पैटर्न्स में चेंजेस आना, आपके बिहेवियर में चेंज आना, झगड़े करना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, चिल्लाना, घर वालों से लड़ाइयां करना, अपने मोहल्ले वालों से लड़ाइयां पिक कर लेना, या वो जो आपने एक इमरजेंसी एक्सपीरियंस किया था, वो डिजास्टर एक्सपीरियंस किया था, वो ट्रॉमा बार बार आपको अगर रिपीटेडली आएगा तो वो भी आपको घबराहट देता है। डेथ के इर्द गिर्द, लॉस के इर्द गिर्द सवाल जवाब करना, एंग्री स्टेटमेंट्स पास करना, बहुत ज्यादा रोना, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, ये सारे जो आप देखते हैं, ये बाय एंड लार्ज कम्युनिटी में सब में पाए जाते हैं जिन्होंने एक डिजास्टर एक्सपीरियंस किया है। लेकिन धीरे 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 नॉर्मल सी आती है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो फीमेल्स हो, चाहे वो मेल्स हो, चाहे वो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हो, जो भी अलग अलग वल्नरेबल ग्रुप्स भी हैं, डिफरेंशियली एबल्ड हो, धीरे धीरे बाय एंड लार्ज लोग नॉर्मलाइज होते हैं। बट फिर भी उनके बीच में से कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं, जैसे बार बार उस तरीके के सपने आना, नाइटमेयर्स आना, या आपको इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं होना, या बिल्कुल जैसे मैंने बोला नम हो जाते हैं, आप सुन्न पड़ जाते हैं किसी सिचुएशन को लेकर बहुत समय तक, लंबे समय तक, या आप पहले तो ठीक से सो नहीं पा रहे थे लेकिन अब आपको बिल्कुल नींद नहीं आती, जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, तो इट इज अ साइन सिम्टम है कि आप कोई चीज की बहुत चिंता कर रहे हैं, आपका माइंड जो है वो बहुत ओवरली एक्टिव है, वो सो नहीं रहा है, वो रेस्ट नहीं कर रहा है, या इरिटेशन मल्टीपल टाइम्स बढ़ना, या छोटी छोटी चीजें अगर आप भूल रहे हैं,
मेमोरी लॉस कई बारी एक बहुत बड़ा साइन सिम्टम होता है कि आपको बहुत सिवियर ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। तो जिन लोगों में ये सारे सिम्टम्स तो बाय एंड लार्ज सब में होंगे, बट जिनमें ये कुछ एक चीजें रह जाती हैं, उनको एक्चुअली हम कहते हैं कि उनके लिए बहुत जरूरी है उनके वेलबींग के डायमेंशंस को समझना या उनको इंश्योर करना, है ना, अपने समुदाय के। तो ये भी एक तरीके की वल्नरेबिलिटी नीड निकल के आती है। तो हमारे बीच अगर कुछ ऐसे लोग फिर भी मतलब डिजास्टर को गुजरे अभी 6-8 महीने हो गए हैं, लेकिन हमारे बीच में ऐसे 4 लोग या 5 लोग हैं कम्युनिटी में जो इस तरीके के साइन सिम्टम्स अभी भी उनमें हैं, तो उनके लिए इंश्योर करना कि उनका वेलबींग रहे। एक तो फिजिकल वेलबींग होता है कि वो कोई उनको बीमारी नहीं है, बॉडी वाइज वो अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं। साइकोलॉजिकल वेलबींग जो होता है वो ये होता है कि हम हर समय बहुत नैग कर रहे हैं, सारा टाइम हमें बस शिकायतें रहती हैं, हम हर चीज में नेगेटिव बोलते हैं, हम हर सिचुएशन को नेगेटिव परसीव करते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। बट अगर आप सिचुएशन को में सिल्वर लाइनिंग ढूंढे, यू लुक फॉर समथिंग बेटर आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, वो बताता है कि बंदे जो ये पर्सन है वो मेंटली थोड़ा माइंडसेट उसका पॉजिटिव है, लेकिन उसको शायद थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। या सोशली हम अपने इर्द गिर्द में अपने घर वालों से, अपनी कम्युनिटी में कितना मिलजुल के रहते हैं, सामंजस्य बना के, या उनकी मदद करने वालों में से हैं, हम अच्छे बुरे वक्त में साथ सपोर्ट देते हैं, या फ्रेंडली है हमारा स्वभाव, तो वो आपका सोशल वेलबींग बताता है। एंड लार्जर आपका होता है कि एज अ ह्यूमन मैं कैसा हूँ, पर्सनैलिटी मेरी एज अ पर्सन, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि नहीं। कुछ होता है ना कि घर में एक बच्चे को हम बोलते हैं ये बच्चा जिम्मेदार बच्चा है, ये समझता है माँ बाप को या घर की सिचुएशन को, और एक बच्चा है जो हम कहते हैं कि बहुत केयर फ्री है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा घर की अगर फाइनेंशियल इश्यूज भी है तो भी ये बच्चा इरेस्पॉन्सिबल है। दैट स्पीक्स मोर अबाउट हाउ यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग। तो वेलबींग की जब हम बात करते हैं तो हमने इस लिहाज से ओवरऑल फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग देखना है। इसमें दिक्कत ये आती है बहुत बड़ी कि जब हमारी हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, तो बाय एंड लार्ज वो केटर हो जाते हैं। बिकॉज अगर मैं बोलूंगी मुझे तेज बुखार हो रहा है, तो चाहे मेरे घर वाले हो, चाहे मेरे कोलीग्स हो, चाहे मेरे नेबर्स हो, वो तुरंत मुझे बोलेंगे कि अरे जाओ डॉक्टर को दिखाओ, कुछ दवाई ले लो। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगी कि मुझे दुख होता है, मेरे को बहुत रोने का मन कर रहा है, मेरे को बहुत डिप्रेस फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है, तो कई बार मेरे दोस्त भी मुझ पे हंसेंगे, मेरे घर वाले मेरी बात को सीरियस नहीं लेंगे, या अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे अरे ये तो, हम बहुत लूज टॉक कर जाते हैं, हम ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं, अरे ये तो पागल हो गया, ये वर्ड्स लूज टॉक होते हैं ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो पहली बात तो क्या होता है, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। ऐसी चीजों में हम जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो वो बहुत स्टिग्मा है सोसाइटी में, हम उसको अच्छे एक हेल्थ इशू नहीं मानते, जबकि वो एक हेल्थ इशू ही है। तो पहले तो मैं अप्रोच ही नहीं करूंगी, मुझे अगर दुख भी है या दिक्कत भी है तो मुझे घबराहट होगी कि यार मेरे दोस्त मुझे जज करेंगे, या मेरी सोसाइटी वाले मुझ पे हंसेंगे, या मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। अगर मैंने अप्रोच कर भी दिया तो मेरे को सीरियस नहीं लेंगे, या अरे ये तो लड़की, अगर इसको हम साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे तो कल को इसकी शादी कैसे होगी। तो एक तो ये कंसर्न की वजह से ये नेग्लेक्टेड एरिया है। दूसरी बात ये भी होती है कि फिजिकल इंजरी या फिजिकल बीमारी जो होती है वो दिख जाती है तुरंत, तो उसको एड्रेस करना क्विकली इजी हो जाता है। लेकिन ये जो मेंटल कंसर्न्स हैं ये हम इजीली विजिबल नहीं होते। तो बिकॉज इजीली विजिबल नहीं होते, टाइमली इनका ट्रीटमेंट या टाइमली हम इन पे ट्रीट नहीं कर पाते, एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई बहुत सारे केसेस में ये जो छोटा छोटा हल्का फुल्का स्ट्रेस है ये ट्रॉमा में बदलता है, डिप्रेशन में बदलता है, सिवियर डिप्रेशन में जाता है। और ये वो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग, क्योंकि उससे बाहर ही नहीं आ पाते, तो वो सुसाइड कमिट करते हैं। एंड डिजास्टर्स के बाद ये स्टैटिस्टिक्स ये जो है ये बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज इवेंचुअली ना वो आपकी सेल्फ एस्टीम को, आपके कॉन्फिडेंस को हिट करता है, एंड देन पीपल वो अपनी प्रॉब्लम्स छुपाने लग जाते हैं इन सब डरों की वजह से। एंड दैट इज व्हाई वी से ये स्टिग्मा से बाहर आना है, राइट इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है, मेंटल हेल्थ को भी एक हेल्थ कंपोनेंट देखकर हमने जागरूक होना है। भारत देश का आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमारे देश में डिजास्टर्स को हटा दीजिए तो भी 15% हमारे बीच में हमारे फैमिली मेंबर्स या हमारी सोसाइटी में लोग हैं जो किसी ना किसी मेंटल ट्रॉमा से आज की डेट में गुजर रहे हैं। 15% हमारे देश की पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ कंसर्न से जूझ रही है, इज अ बिग नंबर। और शायद यही रीजन है कि सही ट्रीटमेंट या सही आप असेसमेंट नहीं कर रहे हो या नहीं ट्रीटमेंट दे रहे हो, कि हमारे देश में हर दिन
300 से ज्यादा सुसाइड्स होते हैं फॉर वेरियस रीजंस, नॉट नेसेसरली ओनली बिकॉज ऑफ डिजास्टर्स बट मे बी बिकॉज ऑफ अदर सोशल प्रेशर्स। और इसलिए हम कहते हैं बेसिक लेवल पे स्ट्रेस को ही समझ लीजिए, एक्सेसिवली चिंता करना, बहुत ज्यादा सोचने में दिक्कत आना, बहुत ओवरली स्वेट करना, बॉडी में हमेशा अगर आपको लिथार्जी महसूस होती है, लेजीपन लगता है, आप बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव चिड़चिड़े हो रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन बहुत पुअर होती जा रही है, आपको नींद आने में रेगुलरली दिक्कत आ रही है, ये सारे साइन एंड सिम्टम स्ट्रेस के होते हैं। तो उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जब पोस्ट डिजास्टर्स की बात आती है, जब हम डिजास्टर सिचुएशन में बात करते हैं, आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर, तो हमने अलॉन्ग विद फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट, हम लोग साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के कॉन्सेप्ट को भी आजकल ले रहे हैं, विच इज लाइक जस्ट टू केटर टू दीज नीड्स, है ना, जो आपको इनिशियली एक टेंशन प्रेशर रहेगा। तो द आइडिया ऑफ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड इज कि हमारे बीच कम्युनिटी में जो अलग अलग अगर वल्नरेबल लोग हैं तो उनको, उनकी सेफ्टी, उनको काम कराना, तुरंत जितनी जल्दी हो पाए उनको उनके घर वालों से या जान पहचान वालों से कनेक्ट कर पाना, थोड़ी बहुत जो इनिशियल मदद होती है इन टर्म्स ऑफ पानी चाहिए या कुछ खाने को देना है वो देके एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बिल्ड करना उनके अराउंड का, कि इट्स ओके, दिस हैज हैपेंड बट सी यू आर डूइंग फाइन, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई इंजरी नहीं है, चोट नहीं है, आपकी फैमिली मेंबर भी आ गए, एक होप को बिल्ड करना उन लोगों के लिए। तो अगर हम इनिशियल जैसे फर्स्ट एड देते हैं वैसे ही साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देंगे तो शुरू में ही आप बहुत सारा स्ट्रेस जो है वो लोगों का रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाता है वो लेवल पे जाके, एंड कम्युनिटी के अलग अलग वल्नरेबल ग्रुप्स को आप उस तरीके से हेल्प या मदद पहुंचा सकते हैं। विद दिस आई विल जस्ट स्टॉप हियर, एंड दैट इज व्हाई आपका जो भी प्लान्स या डिजाइन्स बन रहे हैं उसमें आप इंश्योर कीजिए कि आप इस तरीके के वल्नरेबल ग्रुप्स को और इस तरीके के नीड्स को एड्रेस करें। इसमें हम ये भी बात करते हैं कि जब आप रिलीफ कैंप्स बनाते हैं या रिलीफ साइट्स बनाते हैं तो ध्यान रखें कि हमारे बीच यंग गर्ल्स हैं, किस तरीके के टॉयलेट फैसिलिटीज होने चाहिए, या जो जहाँ पे लोगों को ठहराया जाता है वहां पे अगर हम पर्दे लगा पाए या फैमिली वाइज सेग्रीगेशन कर पाए शेल्टर साइट्स में, तो आप अपनी फैमिली के बीच प्रोटेक्टिव महसूस करते हो, रादर देन आप 50 स्ट्रेंजर्स के बीच में रहना, वो बहुत मुश्किल होता है वहां रुकना रहना। दूसरी बात होती है कि जेंडर सेंसिटिव किट्स बनाना, है ना, फीमेल्स के लिए जैसे सैनिटरी पैड्स एक इंटीग्रल होना चाहिए, मेन के लिए शेविंग किट्स इंटीग्रल होना चाहिए क्योंकि वो हेल्थ हाइजीन को केटर करता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनको एड्रेस करना हमारे जब हम इस तरीके का प्लान डिजाइन बनाते हैं तो उसमें बहुत हेल्प करता है, एंड दैट विल ओनली हैपन वंस यू आर सेंसिटिव एंड यू आर अवेयर कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें इस तरीके के वल्नरेबल ग्रुप्स का कॉम्पोजिशन है। ओके, आई विल स्टॉप हियर। इफ देयर आर एनी क्वेरीज, क्वेश्चंस आप कुछ शेयर करना चाहें, पूछना चाहें तो फील फ्री, जस्ट लेट मी नो। Ma'am, we will take this session after Okay, Shekhar the next sir. session. Okay, Yeah. I thought we have 2-3-5 minutes. All right. Okay. Yeah, I'll share a copy of the presentation with the organizers. मैं दे दूंगी. Okay. Thank you very much, ma'am, for helping us to become more aware of the problems and the way we can help and solve them. Now, again, I would like to invite Shri Shekhar Chaturvedi sir, who is Assistant Professor at NIDM. He is going to talk about community as first responders. Over to you, sir. Shekhar sir. Yes. Just to give 1 second to sir. So things have been taken care of by Dr. Sushma regarding the vulnerable groups, which is again what we see is part of community. एक समुदाय का पार्ट होता है कि vulnerable groups भी उसमें होते हैं, लेडीज होती हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ओल्ड पर्सन्स होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, और आजकल कोविड के हिसाब से माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, या रेंटीज होते हैं जिनका, तो ये सारी एक समुदाय, कोविड ने कुछ एक और समुदाय ऐड किए हैं, जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, ये सारी चीजें
ऐड करेंगे। तो नाउ हमने ये देखा कि समुदाय क्या है, व्हाट इज कम्युनिटी, what is the need of the community based disaster management, what are various schemes that are going on. Then we had a session with Dr. Sushma regarding the most vulnerable groups and how they can be capacitated and managed. And this session I'll be discussing about community as a first responder. Why I'm taking up this session, although Ms. Mansi Singh from GSDMA was supposed to take, because she's engaged somewhere, some dignitaries visiting her office, so she is busy there, so that is why she's unable to take this session. So I am taking this session. I will be discussing about the community as first responder. So hope my presentation is visible. Yes, sir. Yes, sir. Community as first responder. What do you mean by that? In the previous session, I was discussing about the example that if something happens to you, आपको अगर कुछ घटना आपके साथ में घटित हो जाती है, तो या तो आपकी फैमिली या आपके आसपास जो मौजूद है या आपका नेबर या ये सभी लोग आपके मदद के लिए दौड़ के सामने आएंगे. तो that itself denotes that for any emergency, community is the first responder, क्योंकि वही आपके पास सबसे ज्यादा मौजूद है. Now, this is what community is all about. That is how they are exposed. Explosions, earthquakes, accidents, landslides, emissions, storm, hurricanes, dam failures, forest fires, oil spills. So this is how they are exposed to, the community is exposed to. We see in floods, we have seen in Kerala floods, we have seen in Gujarat earthquake, we have seen in drought, Chhattisgarh, Rajasthan, all everywhere what we have recently we have seen after the lockdown, after the unlocking was there, so there were various explosions in the factories. Major explosion in the factory that is known is 84 Bhopal gas tragedy. हमने ये देखा कि मतलब चीजें हैं और कौन सपोर्ट कर रहा है, कम्युनिटी एज ए रिस्पॉन्डर. अब इन सारी चीजों से कम्युनिटी का क्या एक्सपोज हो रहा है, आप कोविड इसमें ऐड कर लीजिए. इट्स अगेन कम्युनिटी इज बीइंग एक्सपोज्ड टू कोविड, दैट इज हेल्थ रिलेटेड हैजार्ड. लाइफ एंडेंजर्ड है, हेल्थ एंडेंजर्ड है, आसपास का एनवायरनमेंट एंडेंजर्ड है. जैसे बात करते हैं व्हेन व्हाट वी टॉक अबाउट द COVID, we talk about sanitization. Excessive of sanitization is also a problem. So that is why more stress is being given to the soap and water. And the infrastructure, property infrastructure. So this is what is impacted. These are the things which are threatened by the exposure to various disasters. अब रिस्पॉन्डर की अगर बात कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स कब शुरू होता है, पोस्ट डिजास्टर फेज में. तो रिस्पॉन्डर कब आएगा, पोस्ट डिजास्टर फेज में, वंस डिजास्टर स्ट्राइक्स. तो अब कुछ फर्स्ट रिस्पॉन्डर की अगर हम बात करें तो कौन होता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जो सबसे पहले आता है या जो सबसे पहले रिस्पॉन्स करना शुरू करता है.
आप एक्सीडेंट्स वगैरह में अक्सर देखते होंगे कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है. Who are they? They are onlookers. They are not responders. सब इकट्ठे खड़े हो जाएंगे, देखते रहेंगे, हाँ क्या हो गया, कैसे हो गया. This is what they say. But there will be some person who will come, maybe a first aid trained person, a doctor, or a humanitarian person who will take that accident impacted person to the hospital or provide the first aid there itself. So he or she becomes the first responder. That is where the community is there. हम इसीलिए हमारा जो एक मेंटलिटी हमारी कम्युनिटी रिस्पॉन्स में गांव की तरफ जाती है, तो वो इसीलिए जाती है. This is why it goes to the, when we talk of community, it goes to the village. Why? Because urban setup, they have their own peculiar nature. At many places in urban locality, you might not find a person who is knowing who is residing in the neighbor, which is not the case in the rural scenario or in a semi-urban scenario, wherein people know who is there. So the first responder basically is the person who starts responding at the first instance. Rural setup, everybody will come in and start response. Mumbai building collapse dekhiye. When you see the picture on the TVs, what happens? You will see that there are fire people working and there is community who is working. Those are first responders. They immediately will reach there, identify that yes, he is one of us, and they'll start responding. Railway accidents, who are the first? It's the local people who are there. They are the first responders. They come in, they respond. They take the people to the towards the ambulances. और आपको एक एग्जांपल बताएं, नैना देवी स्टैम्पीड का या जोधपुर स्टैम्पीड का. वहां पे जो लंगर लगाने वाले लोग होते हैं फंक्शंस वगैरह में, जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई बहुत बड़ा रिलीजियस फंक्शंस है तो लंगर वगैरह भी लगते हैं. लंगर लगाने वाले लोगों ने अपनी जो चद्दरें थी उसमें लोगों को ट्रांसपोर्ट किया है to the nearest health portion, nearest health. So what is that? That is what is there. हर एग्जाम्पल में आप देखेंगे, केरला फ्लड्स में आप देखिए, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आया था फिशरमैन कम्युनिटी का. मध्य प्रदेश की आप बात करिए, मध्य प्रदेश में आपका जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो you see कि n number of people come in, NGOs भी हैं वहाँ पे जो काम करते हैं. गुजरात अर्थक्वेक, करीब 100 से ज्यादा NGOs थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे. फनी साइक्लोन, आप हर जगह देखिए तो हर जगह आपको ये लगेगा कि कोई भी आपदा आती है, if there is any disaster that has struck, you will find people congregating there to help with a good mentality. उसमें कई बार होता ये भी है कि इतना ज्यादा क्लॉग हो जाता है कि chaos का environment हो जाता है, but everybody is there with a good mentality to help. तो इसीलिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं. क्या प्रीएम्प्ट करिए, नो द रिस्क. जो हम बात कर रहे थे, अपना रिस्क जानिए, क्या हो सकता है जोखिम आपका. व्हाट कैन बी योर रिस्क. सी कोविड टाइम्स में बार बार कोविड का एग्जांपल इसलिए आता है बिकॉज इट इज ऑनगोइंग डिजास्टर व्हिच इज देयर.
emergency, health emergency which is there. What is your risk in getting COVID is one, hospital emergency is one, and non-recovery is one. आपके ये 3 रिस्क हैं जो हो सकते हैं. उसमें मेजर रिस्क क्या है? टू गेट, क्योंकि बाकी दोनों चीजें उसी से रिलेटेड है. अब गेट के लिए आपको कोविड ना हो, आपको कोविड का अटैक ना आए, उसके लिए क्या कोविड रेस्पॉन्सिव बिहेवियर्स की बात करते हैं. मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए, सोशल फिजिकल डिस्टेंसेस मेंटेन कीजिए. मेजॉरिटी अगर आपको आपकी जरूरत नहीं है तो बाहर मत निकलिए. What are these? These are all measures wherein we are preempting, we are thinking that a person might get attacked by this virus. So to preempt that risk, we must know what risk is there. इसीलिए प्लान की बात करते हैं. Know the risk. First know the risk. आप जानेंगे तभी आप उसके बारे में सोचेंगे, अदरवाइज आप सोचेंगे ही नहीं. कई बार आप कहते हैं कि जाके फटी ना पैर बिगाई, वो क्या जाने पीर पर है. उसका दर्द आप महसूस ही नहीं कर सकते जब तक आपके खुद चोट नहीं. तो वो डिजास्टर की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमें जरूरी नहीं है कुछ डिजास्टर से गुजरे हो तो हमें मालूम होगा कि हाँ अगर हम गुजरे तो है. लेकिन हम कई बार हिस्ट्री देखते हैं कि भैया कई बार फोटोग्राफ्स देखते हैं कि इतना विभत्स होता है, कहीं हमको ना हो जाए, इसकी वजह से हमको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे. वी मस्ट फॉलो सर्टेन बिहेवियर्स. सेकेंड वेव जो बात कर रहा था कोविड की, जो सबसे खतरनाक थी, उसमें कितने लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है, दोस्तों को खोया है. करीब 125 से 126 तो डिप्टी सेक्रेटरी एट द सेंट्रल लेवल जो है उनकी डेथ हुई. तो एक डिप्टी सेक्रेटरी कम्युनिटी में कितना एक वो होगा डर. कितने डॉक्टर्स की, अभी डॉक्टर सुषमा बात कर रही थी, कितने डॉक्टर्स की डेथ हुई. एक डर डॉक्टर्स के. रिस्क पहचानिए. रिस्क अगर आप पहचानेंगे तो आप उसके बारे में सोचेंगे, अपने को कैपेसिटेट करेंगे. अपने को कैपेसिटेट करेंगे तो आपकी ताकत आएगी, तो आपका जो डर है वो कम होगा. बी रेडी टू रिस्पॉन्ड मेंटली एंड फिजिकली. अब फिजिकली आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सिचुएशन की, आपके पास लोकल टेरेन की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास रिक्विजिट रिसोर्सेज होने चाहिए. ऑन उन रिसोर्सेज को एक्सेस और यूज दोनों आना चाहिए. आपके कमरे में फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है और अगर आग लगती है और आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं आता तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो बेकार है आपके लिए. वो एक सज्जा का सामान है, जो सज्जा का सामान आपको बचाता नहीं है. आपको बचाएगा कौन? आप उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसकी ट्रेनिंग लीजिए कैसे इस्तेमाल होता है. लोकल रिसोर्सेज का आप इनोवेटिव रिसोर्सेज का कल सेशन होगा, उसमें आप देखिएगा बहुत इनोवेटिव रिसोर्सेज होते हैं. और प्री रिक्विजिट्स आपकी क्या हो सकती है? रेस्पॉन्स के बारे में जानिए, क्या एक्टिविटी हो सकती है उसके बारे में जानिए, कौन मदद कर सकता है उसके बारे में जानिए, आपका प्लान डीएम प्लान क्या है उसके बारे में जानिए, उस प्लान में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में जानिए, कौन कौन रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं उसके बारे में जानिए. मैं और डॉक्टर सुषमा लखनऊ के पास एक गांव में गए थे.
आप नॉर्मली गांव के एक स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, ग्राम सभा होगी, एक स्कूल होगा, उस मिड डे मील का काम होगा, कुछ घर होंगे, कई घरों में गाय होंगी, भैंसे होंगी, बकरी होंगी, हैंड पंप्स वगैरह होंगे। एक अगर पिक्चर आपको बनाने को कही जाए तो इस तरीके से कुछ पिक्चर बनती है गाँव की। और हम सीनरी जब बनाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं कि एक नदी भी बना देते हैं बीच में, दूर पर पहाड़ बना देंगे, बीच में नदी बना देंगे, उस तरीके से आप बात करते हैं। आप एक चित्रण जब करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। तो नाउ when you are making that thing, if that image corresponds to the ground situation, आपके पास एक टेंटेटिव इंफॉर्मेशन आएगी कि आप कहाँ खड़े हो सकते हैं, कहाँ रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्सेस कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, उनसे एक्सेस कैसे मिला जा सकता है, और आपका जो रिसोर्स आपके पास है उसकी ट्रेनिंग आपको कौन दे सकता है। ट्वेंटी-4 into 7, 365 days आपको रेडी मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपदा, disaster, they don't give you time, number one, except for slow onset disasters, and second, they'll not discriminate कि अच्छा आप तैयार नहीं है, ठीक है चलिए आपको नॉक किया, थैंक यू वेरी मच, आप तैयार नहीं है, कल तैयार रहिएगा, हम आएंगे। No disaster does that. So you have to be in ready mode all days through. And when you know what is your risk, you will know what can be the response activities that you can take. And when you know that what response activities you can take, you can easily identify the response needs in terms of manpower, in terms of machine power, and also in terms of money power. From where that all these three things can be arranged is what your activity is as a first responder. कई बार आपने देखा होगा कि आपका एक्सीडेंट रिलेटेड में, या मान लीजिए बिल्डिंग कोलैप्स होती है, बिल्डिंग कोलैप्स से आप लोगों को निकालते हो, if you are not trained to do that, just provide the information, don't try to enter into that terrain. क्योंकि कई बार आप उठाएंगे, अगर उसके रीढ़ की हड्डी में कहीं चोट लगी है तो ये भी हो सकता है कि वो अगर ट्रेंड आदमी उठाए तो वो ठीक ठाक उठा ले, और अगर अनट्रेंड आदमी उठाए तो उसकी डेथ हो जाए। होता है, आपने आजकल एग्जाम्पल्स, आजकल टीवी में बहुत एग्जाम्पल्स आ रहे हैं फर्स्ट एड वाले, कि आपने सीखा फर्स्ट एड, आप तुरंत पहुंच गए किसी को मदद देने के लिए। वैसा मत करिए। सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी के बारे में भी देखिए। यू मस्ट बी सेफ, तभी तो आप बहुतों को बचा सकते हैं। आपका क्या रोल होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रोल क्या होगा? जो साइट है डिजास्टर की, उसमें सबसे कम टाइम में पहुंचिए, रीच द साइट इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। Why? Because we know the golden hour concept. आपका हार्ट, और जब हम बात करते हैं दिमाग और हार्ट की, तो डेथ के टाइम पे हार्ट आपका अगर रुक जाएगा 3 मिनट, आपको 3 मिनट का समय मिलता है रिवाइव करने के लिए, अदरवाइज देन इट गोज इनटू परमानेंट स्लीप। जैसे आप सिस्टम्स वगैरह में, पीसीस वगैरह में आप डालते हैं स्लीप टाइम, that can be extended, that can be reduced, but for human being that minimum possible time is what is needed.
सांप का काटा लोग कहते हैं, snake bite, what they say. You usually what is prevalent is that people usually die of snake bite because of fear. अगर आपको पता नहीं लगे कि किसने काटा है तो हो सकता है आप खुद ही चल के हॉस्पिटल तक पहुंच जाएं अगर कोई मेजर इमरजेंसी नहीं है तो. But for a first responder, it is very much necessary that you reach the site in minimum possible time to utilize that golden hour. So इसीलिए CBDRM की बात होती है कि community is the one entity which reaches or manages to reach the site in minimum possible time. Search and rescue, अगर आप trained हैं, start search and rescue. और अगर आप ट्रेन नहीं है तो जो ट्रेंड है उनकी आप मदद कीजिए. और जब तक आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज आपके पास पहुंचते हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज आपके पास पहुंचती हैं, तब तक आप उनको ट्रेंड वालों को असिस्ट कीजिए. और अदरवाइज जो आपके पास जब एक्सटर्नल रिस्पांस एजेंसीज पहुंचती हैं तो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए सिचुएशन की और आपने क्या किया उसकी, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट कम हो सके और उनके पास एक क्लियर पिक्चर हो कि उन्हें कहां से शुरू करना है. जो और रिसोर्स पर्सन और जो स्टेक होल्डर्स आपके आने रिस्पॉन्स करने के लिए या मदद करने के लिए, उनसे लाइजन रखिए. आपका रिलीफ कैंप जो होगा वहां से लाइजन रखिए कि रिलीफ कैंप में जब आदमी पहुंचेगा तो उसको क्या क्या मदद चाहिए और क्या हम दे सकते हैं और क्या हम अरेंज करवा सकते हैं. दैट इज फर्स्ट रिस्पॉन्ड. और इसीलिए बात होती है CBDRM की, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि यू आर वन ऑफ देम. तो उनकी नीड्स आपसे बेहतर, एरिया की नीड्स आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता. कोई भी चीज करने से पहले कहा यही जाता है कि उसमें घुसिए, जानिए, तब आप कर सकते हैं. इसलिए बात होती है कि पहले प्रीएम्प्ट द रिस्क, जानिए आपका रिस्क क्या है. और जितनी मदद आप नीडी की कर सकते हैं टू द एक्सटेंट पॉसिबल, सारी मदद आप नहीं कर सकते. और कभी कोशिश भी मत कीजिए कि सब हम ही कर लें. देयर आर पीपल हु आर अराउंड हु कैन हेल्प, हु आर देयर टू हेल्प, हु कैन हेल्प, हु आर ट्रेन्ड टू डू दैट जॉब. मदद कीजिए, उनकी मदद लीजिए और उनकी मदद कीजिए. लोकल प्लेयर्स और भी आपके साथ है जो ट्रेंड की बात हुई थी. There might be, जैसे many places you will find retired defense personnel who are trained, or because of that age, they also have age and their routine. They are ready to help. Get them on board. Try to assist them and try to get them for trainings also. They can be of help. Or first responder will only respond or must respond and can only respond with the available resources. You cannot wait. I am a responder. Let us wait for the boat to come. No, at times what you see is, if you are a diver, you will immediately jump and get the people out. उसका भी एक तरीका होता है. You never go from the front, always go from the back. If you are rescuing a person drowning, then always go from the back, never go from the front. Because you might end up becoming a victim.
आप पीछे से जाइए, उसको पकड़ के लेके आइए। वो जानने की जरूरत है। अगर आप जानते हैं, आए दिन आप देखेंगे कि गांव का आदमी है या जो सेमी अर्बन है, जो रह रहा है, वो नदी पर जा रहा है नहाने। गुड डाइवर्स, दे आर गुड स्विमर्स, उनका इस्तेमाल कीजिए। सबकी कैपेसिटी पहचानिए, दैट इज व्हाट इज नीडेड। अब कम्युनिटी एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं हम कम्युनिटी को एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर? सर्च एंड रेस्क्यू, अभी मैं बात कर रहा था। ट्रेन्ड पर्सन from the community must be utilized for this. And if you are not trained, then please assist who is rescuing the persons. Assist can be done by anybody, but actual task must be done by a trained person, so that you are saving people. With your good intention, you are saving people and you are not letting them die. As a first responder, evacuate as soon as you get the information. Try to get the information, right information, authentic information from various authentic sources, and try to help the people evacuate. Odisha ka example लीजिए. What they have done, they have in a sense excelled in evacuation. लाखों लोग evacuate होते हैं, चाहे आप फाइलिन साइक्लोन लीजिए, चाहे आप फनी साइक्लोन लीजिए, लाखों लोग इवैक्यूएट होते हैं टू द साइक्लोन शेल्टर्स और टू द रिलीफ कैंप्स। बिफोर, तभी वो एक 10,000 11,000 की जो संख्या थी उड़ीसा सुपर साइक्लोन 99 में, वहां से वो डाउन करके 64 तक लेके आए। सेविंग द लाइफ, they drill that evacuation, which is very much important. मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्ड में आप ले सकते हैं, आपकी कम्युनिटी में जो मेडिकली ट्रेन्ड पर्सन है उनको ले सकते हैं, पैरामेडिक्स आपके यहाँ बहुत होंगे, उनको ले सकते हैं। आप असिस्ट एज अ नर्स कर सकते हैं मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स में, कम्युनिटी एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि आपके आसपास रहने वालों की मेडिकल नीड्स क्या है, क्योंकि बाहर से आने वाले को समय लगेगा आइडेंटिफाई करने में कि आपकी मेडिकल नीड्स क्या है। जो साइको सोशल केयर की डॉक्टर सुषमा बात कर रही थी, व्हाट वाज दैट? दैट इज अगेन टाइम लगता है उसमें, और टाइम लगता है तो कौन आपको बताएगा? हु विल टेल यू? योर नेबर, योर इमीडिएट नेबर कम्युनिटी, दे विल टेल कि ही नीड्स और ही डजंट नीड। क्योंकि अगर एक्सटर्नल एजेंसी उसको समझने में लगेगी तो हो सकता है दे एंड अप प्रोवाइडिंग और assessing the wrong person. So that is what is needed. They must be trained for that. You can also use them, train them for to be the psychosocial counselors, the first aid people, medical first response, the first aid people, basic life support, how to do the CPR. Example, I'll tell you, we were doing a training in Uttar Pradesh. There were lot many sarpanches there, and each one of them had their own story to tell, that how they responded medically for the snake bite, for the drowning person. Tap that knowledge. You are from the community, so you know which place is the right place to prepare to have the temporary shelter or permanent shelter.
high grounds. And you can assist the person, you can guide the person to the right place, that this is the right place, here the temporary shelter can be made. You can also be trained in getting that temporary shelter, the tent, etc. erected. You can also be trained in that. Being from the community, need analysis, as I was talking. That need analysis, you must have that need analysis with you. कि आपकी कम्युनिटी में मोर वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं और वो वल्नरेबल ग्रुप्स या उसके अलावा जो हैं उनकी नीड्स क्या हैं, व्हाट आर देयर नीड्स. एंड वंस यू गेट दोज नीड्स एनालाइज्ड, the sharing or the say utilization of the resources becomes optimal, and that is management, because you can place them. You can request the administration to place the resources at right locations so that the response time reduces. That is what is needed. Relief camp management, you can do that as a community. Yes, you can do. Transporting the person to the hospital, transporting the person to the relief camp, identifying person with the head count, that is also community, the first responder can do. And food distribution to the, not only to the survivors, but also to the responders who have come in. आप देखेंगे कि जो कोविड के टाइम पे हम लोग ने देखा, बहुत कुछ कम्युनिटी ने किया, be it worker community, be it frontline worker community, be it doctor community, nurses community, or अगर NGOs, many of them they did many things. टाटा की अगर बात करें तो जो हमारा मुंबई पे अटैक हुआ था, तो ताज होटल के जितने लोग थे उनका 3 महीने तक entire expenditure of fooding and lodging was borne by और सैलरी उनको दी थी. So corporate houses, they also come forward to do that. So you have to tap those. As a first responder, you have to tap those also. और फर्स्ट रेस्पॉन्डर में आप इतनी टीम्स अपने यहाँ से बना सकते हैं, शेल्टर की टीम हो, सर्च एंड रेस्क्यू की टीम हो, स्पेसिफिक काम, और जो स्पेसिफिक काम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, बिकॉज यू आर फ्रॉम द कम्युनिटी, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि विच पर्सन इज द राइट पर्सन टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम. आइडेंटिफाई कीजिए, बनाइए और उनको स्थान कोशिश कीजिए कि they are trained in their respective work, और समय समय पर please drill the activities. And if you drill the activities, you will find that at the time of disaster, the first responders are there to help till the time your external agencies come in. कोविड रेस्पॉन्स में जैसी बात करें, शेल्टर मैनेजमेंट जो उन्होंने कोविड के लोगों को रखने के लिए किया, शेल्टर मैनेजमेंट वाज डन बाय पीपल, कोविड प्रोटोकॉल्स वगैरह फॉलो करते हुए, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल हु आर इन नीड बट आर नॉट बीइंग रीच्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज पीपल, बेगर्स उनको जगह जगह पर रखा, ट्रांसजेंडर्स उनको इन्वॉल्व किया. फिर आपने देखा होगा कि मास्क was being needed in bulk, so major people, they converted themselves into mask makers, so masks were made from the cloth, etc. That was all community which was doing. Interstate intrastate movement, that was also being assisted. Drivers were there, frontline workers were there, police were there on this. People who were giving, say,
basic amenities, they were there, loading, unloading, etc. Everybody was there. And many videos have come that community people, they are going to the frontline workers or to the policemen who are guarding the containment zones to give the, to provide the food, to provide the basic amenities to them. So who was doing that? That was community as the first responder who was doing. Few photographs. These are the activities that community do. Community like TM, that these are all response activities that they are doing where community can help. This is all what preparedness activities, how with the local resources they can work, prepare the stretcher, etc. This is Kerala floods, see flood relief, packing of the flood relief, dissemination of the flood relief, distribution of the first relief, making people coming out from the dire states to the right place on the, and this is the real heroes, the fishermen community of the Kerala. They were there to help. And they were incentivized also after that, but they didn't. They were the one who were helping out the people, in addition to the NDRF and all that. So the community as a first responder. So thank you very much. Thank you very much, sir, for an informative presentation. Your presence and wise words helped magnify these causes in the best possible way. Thanks to all speakers and participants. Now we are going to start a question and answer session where all the participants who have any queries or any questions can raise your hand, and or you can put your question in chat box. I think in the morning session, Ivanka raised the hand. I don't know. Priyanshi, I think there is no question that is, or there is one question. What's the scope for a researcher to do study on community-based disaster management? So there are a lot of scopes, Mr. Hariharan. There are a lot of scopes in doing the community-based disaster management. You can basically identify the area where of your expertise wherein you can work on and contribute, and also say in terms of the information sharing about various schemes that are being run, about the risk analysis that is being done, about the local resources that is being done, about the information about stakeholders that is being done, information about the school school dropouts or knowledge sharing in terms of that can be done. So all these can be taken up as the study areas
for community-based disaster management. So there is one more question from Arup Dhar. How we engage community for capacity building training for skill face-to-face? Arupji, there are two ways to do that. Number one, if you are part of the community, you can say showcase a case study and get them engaged for capacity building training. Second, you can also get the benefit of the skill training institutes around you to get the community trained. And thirdly, you can provide incentives to the community to involve them for the training. So these are the three ways where which you can utilize for getting them, engaging them for the training. And the most important thing that you have to see is that you have to first get the need analysis done and the timing analysis done where the community can be engaged, because if you are going at the time for engaging them wherein they have their own agenda to fulfill, it will be difficult for you to get them on board. So time analysis and the need analysis are also very much needed. Thank you. Thank you, sir. I think this is it. We can end up this session now. Yeah, I think there is no more question. Yeah, sir. So thank you all the participants and the esteemed speakers who has joined us today for this 3-day training program. Arun Verma, thanks to all. And tomorrow, join us with the same time with the same link. Tomorrow we have the final and the third day in which we will discuss 2-3 presentations, and later on we have validity sessions at 12:45 p.m. tomorrow. So please join us tomorrow. And regarding your certificates and the feedback form, as Nitish has mentioned in the chat, that you will get a feedback form tomorrow in the chat box, and you can copy and fill in between our sessions. And regarding the certificate, those participants who have enrolled themselves with the NITM training portal, they will directly get certificate from NITM training portal, which I will explain all the steps on the tomorrow before starting the program session. Thank you all once again. Thank you so much. Tomorrow, please join us with the same link, with the same time. Thank you.